हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिज्ञान टॉप लाइन क्लासेज। मैं अनुराग सर। हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे थे। तो कैलेंडर टॉपिक में मैंने दो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिए थे, एक लीप वर्ष निकालने का और एक विषम दिन निकालने का, यानी कि दिए गए दिनों से विषम दिन किस प्रकार से निकालते हैं। अब हम उसी क्रम में दिए गए वर्षों से विषम दिन किस प्रकार से निकालेंगे ये हमें सीखना है। तो यहाँ पर आपको विषम दिन किस प्रकार से निकालोगे, तो विषम दिन आपको जितने उसमें साधारण वर्ष हैं प्लस जितने उसमें लीप वर्ष होते हैं उनको ऐड कर दीजिए और फिर ऐड करने के बाद उनको 7 से भाग कर दीजिए, तो आपके पास वहाँ पर विषम दिन ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद आपको क्या कर देना है, 7 से भाग, और 7 से भाग करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारे पास क्या प्राप्त होगा, विषम दिन प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 100 वर्ष में कितने विषम दिन। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 100 वर्ष में आपके पास क्या लिखा है, नॉर्मल ईयर, यानी कि कुल मिला के 100 हमारे पास नॉर्मल ईयर हो गए, प्लस कितने हमारे पास लीप ईयर हो गए। लीप ईयर आपको बताया जा चुका है 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। दोस्तों कितने होते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने निकाला था, कितने होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं। तो इस प्रकार से इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 124 8 डेज हो गए। इनको हमने क्या किया, 7 से भाग किया। 7 से भाग करने पर हमारा शेष क्या प्राप्त हुआ, तो 7 का नम 7 बच गए, 5 हो गए, कितना 54, 7 सती 49, कितना बचा, 5 शेष बचा। तो 100 वर्षों में 5 8 डेज होते हैं। 100 वर्षों में 5 8 डेज होते हैं, या कह सकते हैं 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे पूछा जाएगा 200 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो 200 वर्ष में तो आपको कैसे निकालना है, कितने नॉर्मल ईयर हुए, 200 हुए। 200 में कितने लीप वर्ष होते हैं आपको बताया गया है, 100 वर्षों में 24 होते थे, 200 वर्ष में 48 हो जाएंगे। 48 हो गए, तो अब आपको क्या करना है, 248 हो गया, इस 248 को 7 से भाग कर दीजिए। उसके बाद उसका रिमाइंडर देख लीजिए कितना बचा हुआ है, 7 त्रुक 21, कितना बचा, 3 हो गया, 38, 7 बचे 35, कितना बचा, 3। यहाँ पर 200 वर्ष में हमारे पास 3 विषम दिन होते हैं, 8 डेज होते हैं। 200 वर्षों में हमारे पास कितने विषम दिन होते हैं, 3 8 डेज होते हैं, 3 विषम दिन होते हैं। इसी प्रकार से 300 वर्षों में कितना हो जाएगा नॉर्मल ईयर, 300, और यहाँ पर लीप ईयर कितने होते हैं, 300 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, 72। कहाँ से आया आपका, 100 वर्ष में 24, 200 वर्ष में 48 और 300 वर्षों में 72। तो आपका कितना हो गया, 372 भागित 7 कर दीजिए, और उसके बाद रिमाइंडर चेक कर लीजिए कितना आया है, शेष कितना आया है। तो कितना हुआ, 7 बचे 35, बचा 2, हो गया 22, 7 तो 21, कितना बचा 1। तो हमारे पास कितना आया है, 1 8 डेज। इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, 400 वर्षों में
तो 400 प्लस 400 साधारण वर्ष हो गए। अब इन 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं आपको निकाल के मैंने बताया था। 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 97 होते हैं। 97 497 हो गया, भागे कितना हो गया 7, कितना शेष बचा 7 सती 49, 7 इकन्नम 7, कितना बचा 0। यहाँ पर कितना 8 डेज आ गया 0 8 डेज आ गए। अब यहाँ पर 500 वर्षों में देखें, वर्षों में तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 वर्षों में हमारे पास 0 विषम दिन आए। जब हमें 500 वर्षों का निकालना है तो 500 वर्षों को हम क्या लिख देंगे 400 प्लस 100। अभी मैंने 400 में निकाला है कितने विषम दिन आते हैं 0, और 100 वर्षों में भी आपको निकाला गया है कितने विषम दिन आते हैं 5। तो कुल मिला के यहाँ पर विषम दिन कितने हो गए 5। 500 वर्षों में भी कितना आ गया 5। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं 100 वर्षों में कितना आया 5, 200 वर्षों में 3, फिर आपके पास 300 वर्षों में कितना आया 1, 400 वर्षों बाद कितना आ गया 0, 500 वर्षों में कितना आ गया 5। अब हम जब यहाँ पर 600 वर्ष का निकालेंगे, 600 वर्ष का विषम दिन निकालेंगे तो दोस्तों हमारे पास कितना मिल जाएगा 5 के बाद कितना था 3, ये 3 आ जाएगा। फिर हम 700 का निकालेंगे, 700 वर्षों में विषम दिन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार 800 वर्षों का निकालेंगे दोस्तों, 800 वर्षों का तो हमारे पास कितना आ जाएगा r बराबर 0, यानी कि 0 8 डेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारे पास एक साइकिल बन रही है 5 3 1 0 की, यही साइकिल हमारे पास पुनः रिपीट हो जाती है। 5 3 1 0 की साइकिल पुनः रिपीट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 400 वर्षों के बाद क्या होता है आपका वही कैलेंडर रिपीट होने लगता है, वही वर्ष रिपीट होने लगता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से 8 वर्षों में आपने देखा 0 हो गया। इसी प्रकार से जो 400 के मल्टीपल वर्ष हैं उनमें सभी में 8 डेज क्या निकलेंगे 0। जैसे 1200 वर्षों में, 1200 वर्षों में विषम दिन कितने निकलेंगे 8 डेज 0 हो जाएगा। 1600 वर्षों में कितना हो जाएगा, इसमें भी आपके पास 8 डेज कितना हो जाएगा 0। 2000 में आपका क्या हो जाएगा 2000 में भी 8 डेज आपका 0 आ जाएगा। अगर आपसे 1900 में पूछ दें, 1900 में तो 1900 आपने देखा है 2000 के पहले हमारा 1900 होता है, तो 0 के पहले हमारा क्या होगा 1 होगा। हमारे पास 1900 में विषम दिन कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दिए गए वर्षों में हम क्या कर लेते हैं 8 डेज निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमने भी क्या निकाला है 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं 5 विषम दिन होते हैं। 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं 3 विषम दिन होते हैं। 300 वर्षों में कितने विषम दिन निकले 1 निकला। 400 में कितना निकला 0 विषम दिन निकला। इसी प्रकार से जो 500वां वर्ष होगा उसमें 5 विषम दिन आ जाएंगे। फिर 500 के बाद 600 आपका क्या 3 विषम दिन आ जाएंगे। फिर 700 में आपका 1 विषम दिन आ जाएगा। 800 में
फिर आपका 0 विषम दिन आ जाएगा। इसी प्रकार 800 के बाद अगर फिर आपसे 900 का पूछा जाए, 900 में 5 विषम दिन, फिर 1000 में 3 विषम दिन, 1100 में 1 विषम दिन, 1200 में 0 विषम दिन, फिर 1300 में 5 विषम दिन, 1400 में 3 विषम दिन, 1500 में 1 विषम दिन, 1600 में 0 विषम दिन, 1700 में 5 विषम दिन, 1800 में 3 विषम दिन, 1900 में 1 विषम दिन और 2000 में 0 विषम दिन। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि किसी शताब्दी का अंतिम वर्ष कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। जो ये विषम दिन आए हैं यही शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। तो 5 को हम क्या लिखते हैं, फ्राइडे। 3 को क्या लिखते हैं, वेडनेसडे बुधवार। 1 को क्या लिखते हैं, मंडे। और 0 को क्या लिखते हैं, संडे। तो कहने का मतलब है यही हमारे पास क्या है, अंतिम दिन हुए। अंतिम दिन अगर आपसे पूछा जाए 100वां वर्ष, 100वां वर्ष को हम क्या लिखेंगे, पहली शताब्दी। पहली शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा था, आप क्या बताएंगे, शुक्रवार। फिर पूछेंगे दूसरी शताब्दी का मतलब सेकेंड सेंचुरी का अंतिम दिन कौन सा था, बुधवार था। तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा था, सोमवार था। और चौथी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा था, संडे था। तो दोस्तों जब किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मालूम है तो उसके बाद जो शताब्दी चालू होगी तो उसका भी हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे कि वो अगली शताब्दी कब से शुरू होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी भी शताब्दी का। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 5वीं शताब्दी का अंतिम दिन, तब भी फ्राइडे। 9वीं शताब्दी का, तब भी फ्राइडे। 13वीं शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार। 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार। इसी प्रकार से पूछा जाएगा दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार। 6ठी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार। 10वीं शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार। 14वीं शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार। 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार। तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार। 7वीं शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार। 11वीं शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार। 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार। 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार। इसी के बाद चौथी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार। 8वीं शताब्दी का अंतिम दिन रविवार। 12वीं शताब्दी का अंतिम दिन रविवार। 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन रविवार और 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन रविवार। यानी कि किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन अगर पूछा जाए कौन कौन हो सकते हैं तो आपका शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट पॉइंट बना के लिख सकते हैं। किसी शताब्दी का अंतिम दिन, किसी शताब्दी के अंतिम दिन अगर दोस्तों इनको क्रम से लिखें, संडे, मंडे, वेडनेसडे,
और फ्राइडे, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार हो सकते हैं, होंगे, हो सकते क्या होंगे। किसी शताब्दी के अंतिम दिन इनमें से कोई आपका होगा। जिसका पूछा जाए आपसे उसी का बताना है। तो आपके पास पूछा जाता है किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते हैं। ये तो नोट पॉइंट 1 हो गया। दूसरा नोट पॉइंट क्या है, किसी शताब्दी के अंतिम दिन, किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो दोस्तों कौन जो जो बच गया है, संडे आपके पास 4 हैं, कुल 7 दिन होते हैं, कौन बच गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा बच गया है। ट्यूसडे नहीं आया है, मंगलवार नहीं आया है, ट्यूसडे। और आपका कौन सा नहीं आया, थर्सडे, मंगलवार, बृहस्पतिवार। और कौन नहीं आया है, सैटरडे। सैटरडे। तो यहाँ पर आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते हैं। जो हो सकते हैं उनमें संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे के किसी ऑप्शन में एक दिया होगा आपका। अगर पूछा जाए होगा इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, पूछेगा इनमें से नहीं होगा तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में से एक ऑप्शन आपका होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि पहली शताब्दी का प्रथम दिन क्या था। दूसरी शताब्दी, जिस प्रकार से अंतिम दिन पूछा गया है उसी प्रकार से पूछा जाएगा कि पहली शताब्दी का प्रथम दिन क्या है, दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या है, तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या है, इसी प्रकार। तो आइए देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अगर हमारे पास पहली शताब्दी फ्राइडे को खत्म हुई तो इसके बाद जो हमारे पास दूसरी शताब्दी शुरू होगी वो कब शुरू होगी, वो शनिवार को शुरू होगी। यानी कि दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। दूसरी शताब्दी हमारी कब खत्म हुई है, बुधवार को खत्म हुई है। दूसरी शताब्दी हमारे पास बुधवार को खत्म हुई है तो तीसरी शताब्दी हमारे पास शुरू कब होगी, बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है, बृहस्पतिवार। फिर तीसरी शताब्दी हमारी कब खत्म हुई है, सोमवार को खत्म हुई है। तो हमारे पास तीसरी शताब्दी हमारी सोमवार को खत्म हुई है तो तीसरी शताब्दी के बाद कौन शताब्दी चालू हो जाएगी, चौथी शताब्दी चालू हो जाएगी। और चौथी शताब्दी कब चालू हो जाएगी, सोमवार को खत्म हुआ है तो मंगलवार। तो चौथी शताब्दी हमारे पास मंगलवार को यहाँ पर स्टार्ट हो गई। इसी प्रकार से चौथी शताब्दी कब यहाँ पर खत्म हुई है, संडे को खत्म हुई है, रविवार को खत्म हुई है। तो पांचवी शताब्दी कब हमारे पास शुरू होगी, सोमवार को। तो पांचवी ही शताब्दी ही हमारी क्या है, पहली शताब्दी है, 9वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी है और 17वीं शताब्दी। यानी कि पांचवी शताब्दी
तो यहाँ पर अंतिम दिन के स्थान पर अगर यहाँ पर अब हम क्या लिख दें, इसी में एक कॉलम बना दें, प्रथम दिन का प्रथम दिन का, तो यहाँ पर जो आपके पास ये सोमवार आया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार हो जाएगा। तो अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली शताब्दी का पहला दिन कौन सा था, सोमवार था। दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या था, शनिवार था। तीसरी शताब्दी का पहला दिन क्या था, बृहस्पतिवार था। चौथी शताब्दी का पहला दिन क्या था, मंगलवार था। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है किसी शताब्दी के प्रथम दिन कौन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर एक नोट पॉइंट और करना है, किसी शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन हो सकते हैं, सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार। दोस्तों इसको जो है क्रम से लिख लीजिए, कौन कौन हो सकते हैं। सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, और उसके बाद आपका बृहस्पतिवार और शनिवार। कहने का मतलब है किसी शताब्दी के प्रथम दिन इन 4 दिनों में से कोई एक दिन होगा, तो वो सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार में से ही होगा। आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 16वीं शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा, तो 16वीं शताब्दी आपका कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा। तो 16वीं शताब्दी का पहला दिन क्या निकला है, मंगलवार निकला है। तो आप यहाँ पे मंगलवार आंसर कर देंगे। आपसे पूछा जाए 7वीं शताब्दी का पहला दिन, 7वीं शताब्दी कहाँ पर है, 300 वाले में, तो आपका पहला दिन क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अगर पूछा जाए 7वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो सोमवार होगा। इसी में दूसरा प्रश्न बनेगा, किसी शताब्दी के प्रथम दिन अगर ये हैं तो प्रथम दिन कौन नहीं हो सकते हैं। किसी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं, किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, इसमें लिख दीजिए हो सकते हैं। और किसी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं, कौन कौन इसमें नहीं शामिल है। यहाँ पर सोमवार है, मंगलवार है, यहाँ पर बुधवार हो गया। बुधवार किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार, फिर रविवार। तो किसी भी शताब्दी का पहला दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब आपसे ये है, किसी शताब्दी में प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार इनमें से कोई एक होगा, और जो नहीं होगा वो बुधवार, शुक्रवार और रविवार। किसी भी शताब्दी के ये 3 दिन नहीं हो सकते हैं और ये 4 दिन हो सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ से भी एक प्रश्न आपको आता है, तो आपको इसको समझ लेना अच्छे से एक बार। आओ अब इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अब आइए दोस्तों,
एक ही शताब्दी के समान कैलेंडर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखते हैं कि एक ही शताब्दी के समान कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। यदि साधारण वर्ष दिया गया है, वहाँ पर उस शताब्दी में कोई साधारण वर्ष दिया गया है, नॉर्मल ईयर दिया गया है, तो समान कैलेंडर किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। समान कैलेंडर प्लस 11 ऐड कर देंगे, उसमें आपको 11 जोड़ देना है। दूसरा, यदि हमारा साधारण वर्ष लीप वर्ष के बाद आता है, लीप ईयर के बाद साधारण वर्ष आता है, तब क्या करेंगे, उसमें आपको 11 नहीं, तब आपको 6 जोड़ देना है। यदि हमारे पास वह वर्ष लीप वर्ष ही होगा तो आपको उसमें 28 जोड़ देना है। 11 वर्ष, 6 वर्ष और 28 वर्ष जोड़ देना है। ये हमारे पास यहाँ पर समान कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है, एक ही शताब्दी के लिए है, एक ही शताब्दी के समान कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लिख दिया जाए। पहला, दो 2000 वर्ष का समान कैलेंडर तो क्या हो गया। अब 2000 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीप वर्ष में आ जाएगा, लीप शताब्दी है इसलिए लीप वर्ष में गिना जाएगा। आपको प्लस 28 ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 2028 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2000 और 2028 के बीच अगर ये समान कैलेंडर है तो इनके विषम दिन 0 आने चाहिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं, समान कैलेंडर होगा तो विषम दिन निश्चित रूप से 0 आएंगे। यहाँ पर 2028 और 2000 का अंतर कितने साल का है, 28 साल का है। अब यहाँ पर कितने लीप ईयर मिलेंगे, 2000 से 2028 तक। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, 2000 हमारा लीप ईयर होता है, 2000 के बाद हमारा 2004 होता है, फिर 2008 होता है, फिर 2012 होता है, फिर 2016 होता है, फिर 2020 होता है, फिर 2024 होता है, 2028 होता है। लेकिन 2028 को यहाँ पर हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको काउंट नहीं करना है। जब दोनों हमारे पास ये लीप वर्ष है 2000 और 2028, तो इनमें से हमको एक को ऐड करना है, एक को छोड़ देना है। हमने क्या किया, 2000 को यहाँ पर ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमारे 7 निकले तो प्लस 7 कर दिया। तो ये हमारे पास कुल कितने वर्ष हो गए, 28। ये हमारे पास लीप वर्ष हो गए, तो कितना हो गया, 35। 35 को आपने क्या किया, 7 से भाग किया, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो 0 विषम दिन मिले। यानी कि समान कैलेंडर होने के लिए आपको क्या करना है, उन दो वर्षों के बीच आपके पास विषम दिन 0 निकलने चाहिए। तो यहाँ पर 0 आया है, इसलिए 2028 क्या है, समान कैलेंडर होगा। जो हमारा 2000 का कैलेंडर होगा वही कैलेंडर हमारा 2028 में प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगला अगर हम यहाँ पर ले लें एग्जाम्पल, अगर अगला एग्जाम्पल ले लें, हम आपसे पूछें
2001 का समान कैलेंडर। दोस्तों यहाँ पर आप क्या बताओगे? 2001 का समान कैलेंडर हम देख रहे हैं। 2001 क्या है हमारा? जस्ट लीप ईयर के बाद आया है। लीप ईयर हमारा क्या है? 2000 है। 2000 के जस्ट बाद 2001 आया है। तो आपको बताया गया है लीप वर्ष के बाद अगर साधारण वर्ष आता है तो उसमें 6 जोड़ना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 6 यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? समान कैलेंडर 2007 का हो जाएगा। हम कहेंगे कि 2001 में जो कैलेंडर प्रयोग होगा वही कैलेंडर हमारा 2007 में भी प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं क्या इन दोनों वर्षों के बीच विषम दिन 0 आ रहे हैं। अगर 0 आ रहे हैं तो आपका ये आंसर क्या है? सत्य है, प्रूफ हो जाएगा। तो 2007 माइनस 2000 आपने कितना ऐड किया? 6 ऐड किया है इसमें। तो जब 6 ऐड किया है तो आपका अंतर भी कितना होगा? 6 ही वर्ष होगा। आपका अंतर कितना हो जाएगा? 2007 और 2001 का अंतर कितना? 6 ही हो जाएगा। और यहाँ पर कितने लीप ईयर मिलेंगे? 2001 के बाद हमारा पहला लीप ईयर क्या मिलेगा? 2004 मिलेगा। बस एक ही लीप ईयर मिलेगा तो आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो 6 कितने हो गए? 7 और 7 को 7 से भाग किया तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 0। और यही 0 ही हमारा क्या है? विषम दिन है। यहाँ पर भी 0 विषम दिन आया है। ये भी आपका नियम क्या हो जाता है? प्रूव हो जाता है। अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट में। अगर यहाँ पर हम पूछ बैठे 2002 का समान कैलेंडर क्या होगा? समान कैलेंडर क्या होगा? तो आपको क्या बताना है? 2002 में आपको क्या? अब देखिए 2002 हमारा क्या है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कितना जोड़ना है? 11 वर्ष जोड़ना है। यहाँ पर 11 अगर आप ऐड कर दिए हैं तो कितना हो गया? 2013 हो गया। यानी कि जो हमारा कैलेंडर 2002 में प्रयोग होगा वही कैलेंडर हमारा 2013 में प्रयोग हो जाएगा। अब इनके बीच का अंतर, चूंकि यहाँ पर कितना आपने 11 जोड़ा है। अब यहाँ पर कितने लीप ईयर मिलेंगे? 2000 के बाद कितने लीप ईयर मिलेंगे? 2013 तक 2004 वाला हो जाएगा, फिर 2008 का हो जाएगा, फिर 2012 का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने मिले? 3। तो यहाँ पर 3 जोड़ दिया, कितना हो गया? 14। 14 को 7 से भाग कर दिया तो रिमाइंडर कितना आया? 0। यानी कि समान कैलेंडर होने के लिए, 2 वर्षों का समान कैलेंडर होने के लिए उनके बीच विषम दिन क्या निकलना चाहिए? 0 निकलना चाहिए। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, आपको बताइएगा उनके समान कैलेंडर क्या होंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 1992 का समान कैलेंडर कौन सा होगा? समान कैलेंडर होगा, ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा कैलेंडर इसमें आपका, किस वर्ष का कैलेंडर समान होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा पास 1992 हमारा क्या है? लीप ईयर है। अगर लीप ईयर का समान कैलेंडर पूछा जाएगा तो वो लीप वर्ष ही होगा और कोई दूसरा नहीं होगा। तो हमारे पास 1998 ये आपके पास नॉर्मल ईयर है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। 2003 हमारे पास नॉर्मल ईयर है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। 2012 ये हमारे पास लीप ईयर है, ये भी हमारे पास लीप ईयर है। तो इनमें से कौन सा हमारे पास ऑप्शन सही है ये हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों 1992 अब 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो 2012 और 1992 का अंतर निकाल लेते हैं। तो कितना बचा? 1992 का अंतर निकाल लीजिए। हम पहले ऑप्शन सी को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर कितना ऑप्शन बचा? 8 ये हो गए
12 8 20 वर्ष हो गए। तो यहाँ पर 20 वर्ष आपके हो गए, प्लस कितने यहाँ पर आपके पास लीप ईयर यहाँ पर मिलेंगे 20 वर्षों में। तो आपके पास 92 का हो गया, फिर 96 का हो गया, फिर आपके पास 2000 का हो गया, फिर आपके पास 2004 का हो गया, फिर आपके पास 2008 का हो गया। 2012 को यहाँ पर हम नहीं ऐड करेंगे, लीप ईयर में नहीं ऐड करेंगे। कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो 5 जोड़ा कितना हुआ? 25 हुआ। 25 को 7 से भाग किया, पूरा नहीं कटा है, यानी कि इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा? 7 2 21। कितना बचा? 4 बचा, 0 आना चाहिए, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऑप्शन डी, एक ऑप्शन बचा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसको हम चेक करके भी देखेंगे। तो ये आपके पास 2020 और 1992 के बीच कितने साल का अंतर है? 28 साल का अंतर है। ये हमारे पास यहाँ पर विषम दिन निकालेंगे। तो अब हम इन 28 वर्षों में कितने लीप ईयर मिलेंगे वो ढूंढेंगे। तो 92 हो गया हमारे पास, 96 हो गया, 2000 हो गया, 2004 हो गया, 2008 हो गया, और 2012 हो गया, 2016 हो गया, फिर 20 है, 20 को नहीं लेंगे। आपके पास कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। आपने 7 हो गए, लीप ईयर 7 जोड़ दिया, 35। 35 को 7 से भाग किया, कितना शेष बचा? 0 शेष बचा। तो निश्चित रूप से हमारा 1992 का समान कैलेंडर क्या होगा? तो आपके पास 2020 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास निकल आया है कौन सा समान कैलेंडर होगा? 2020। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन देते हैं 2020 के स्थान पर आपको यहाँ पर और दे सकते थे। अगर 2020 ना देता, हम कह देते इसमें कितना हो जाएगा? 2048 दे देते, तो भी आपका फिर आपका 2048 आपका सही हो जाता। इसका मतलब ये नहीं है आपका 28 के मल्टीपल पे भी आपका ऑप्शन दे सकते हैं। यानी कि क्या क्या आपको जोड़ने के लिए बताया गया? 11 6 और 28। तो 11 भी आपका जोड़ के ऑप्शन में दे सकते हैं, 22 भी दे सकते हैं, 33 भी दे सकते हैं, 6 जहाँ पे जोड़ा गया था वहाँ पे 12 भी ऐड करके दे सकते हैं, और 18 भी ऐड करके ऑप्शन में दे सकते हैं। 28 वाले में 28 न दे के 56 दे दिया। इसी तरीके से इनके मल्टीपल में ऑप्शन बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स हमारे पास और बचा हुआ, उसको भी जरा हम देखते हैं। लिखा हुआ है 1890 का समान कैलेंडर कौन सा होगा? 1901 होगा, 1902 होगा, 1996 का होगा, 1918 का होगा। तो आइए हमारे पास नियम क्या है यहाँ पर देखते हैं। 1890 और 1991 का पहले हम अंतर चेक करेंगे। यहाँ पर पहले हम अंतर चेक कर लेंगे, 1901 और 1890 का अंतर चेक कर लेंगे। कितना बचा? कितना हुआ अंतर? 11 वर्ष का हुआ। अब 11 वर्ष में हम देखेंगे कितने हमारे पास लीप वर्ष यहाँ पर मिले। तो 1890 के बाद हमारे पास 92 वाला, फिर 96 वाला, फिर आपके पास 1992, ये हमारा 1892 है, ये हमारा 1896 है, ये हमारे पास लीप वर्ष है। इसके बाद हमारा 1900 वाला लीप वर्ष नहीं होगा, ये हमारा लीप वर्ष नहीं होगा, इसको काउंट नहीं करना है। फिर यहाँ पे दिख नहीं रहा आप लोगों को, चलिए यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पर 1890 के बाद हमारे पास 1892 लीप वर्ष मिला, फिर 1896 लीप वर्ष मिला, फिर हमारे पास 1900 जो लिखा आपने, ये हमारे पास लीप वर्ष नहीं है, इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा?
1904। तो 4 हमको जाना कहाँ तक है, 1901 ही तक जाना है। तो आग पास हमारे पास कितने लीप ईयर मिले दोस्तों, यहाँ पर 2 लीप ईयर मिले। तो पहला और दूसरा, तो 2 मैंने ऐड कर दिया, कितना हुआ 13। 13 को मैंने 7 से भाग किया तो शेष कितना बचा, 6 बचा। 0 शेष बचना चाहिए था समान कैलेंडर के लिए, इसलिए ये हमारा क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। जो लोग 11 यहाँ पर जोड़ के बताएंगे, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1890 है, ये मत समझिएगा कि यहाँ पर हम 11 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सेम कैलेंडर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, आपको अभी बताया गया था, एक ही शताब्दी के समान कैलेंडर। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हम 1902 तक आते हैं। 1902 और 1890 के बीच का अंतर कितना है, 12 वर्ष है। अब यहाँ पर कितने हमारे पास लीप वर्ष मिलेंगे, तो पहला लीप वर्ष मिलेगा 1892 का, फिर 1896 का, उसके बाद कोई लीप वर्ष नहीं मिलेंगे, 2 लीप वर्ष मिलेंगे। तो कितना हो गया, 14 हो गया। 14 को 7 से भाग किया तो कितना प्राप्त हुआ, रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर विषम दिन 0 आ गए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आगे के निश्चित रूप से हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे गलत होंगे, लेकिन हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखा 1896 लिखा है, 1890 था आपके पास, 1896 है। कितना जोड़ा गया यहाँ पर, 6 जोड़ा गया है, तो यानी कितना अंतर यहाँ पे मिला, 6 का मिला। कितने लीप वर्ष होंगे, 92 का आपका होगा, और यहाँ पर आपके पास 96 का होगा, 2 मिलेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को 7 से भाग किया, रिमाइंडर कितना बचा, 1, हमारे पास गलत हो गया। फिर 1918 का है, तो 1918 में कितना ऐड किया गया है, 10 ही हो गया, 18 कितना 28 हो गया है। फिर यहाँ पर कितने लीप ईयर मिले, आपका एक 92 का, 1892 का लीप वर्ष हो जाएगा, एक 1896 का हो जाएगा, फिर 1900 का होगा नहीं, फिर 1904 को हो जाएगा, फिर 1908 का हो जाएगा, फिर 12 का हो जाएगा, फिर आपके पास 16 का हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 कितने लीप वर्ष मिले, 6 लीप वर्ष मिले। ऐड कर दीजिए, 8 6 14 हो गया, 3 हो गया, 7 से भाग करिए तो यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 7 चौक 28, 6 शेष बचा। समान कैलेंडर होने के लिए 0 शेष चाहिए था, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं 18वीं शताब्दी में हमको 11 जोड़ने से समान कैलेंडर मिलने वाला नहीं है। तो कितना यहाँ पर जोड़ा गया है, 18वीं शताब्दी में आपको समान कैलेंडर मिला था, 12 आपने ऐड किया है, तब आपका समान कैलेंडर यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आपको समान कैलेंडर आपको निकालने के लिए आएगा तो आपको विकल्प दिए जाएंगे, जिस वर्ष से पूछा जाएगा जो ऑप्शन में दिए होंगे उनके बीच का अंतर निकाल लेना और प्लस लीप ईयर ढूंढ लेना। उनको जोड़ के आपको क्या मिल जाएंगे, विषम दिन मिल जाएंगे, और उन विषम दिनों में देख लेंगे 7 से भाग करके हमारे पास क्या, अगर से 0 बच जाए तो वो आपका समान कैलेंडर होगा। इस प्रकार से समान कैलेंडर निकालने का आपने मेथड सीख लिया है। तो इसी के भी हम क्वेश्चन और करेंगे, अभी हम कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। तो आइए अब अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखते हैं कौन सा बचा है कैलेंडर का। दोस्तों हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एक साधारण वर्ष में, एक नॉर्मल ईयर में कितने बार संडे आ सकता है, कितने बार मंडे आ सकता है, कितने बार ट्यूसडे आ सकता है, कितने बार वेडनेसडे आ सकता है, कितने बार थर्सडे आ सकता है, कितने बार फ्राइडे आ सकता है, कितने बार सैटरडे आ सकता है, ये हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार से एक लीप वर्ष में कितने बार संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आ सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं हमारे पास साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 को
आपने 7 से भाग किया तो क्या मिला? 52 सप्ताह एक विषम दिन प्राप्त हुआ। एक विषम दिन प्राप्त हुआ तो इसका मतलब ये है कि 52 सप्ताह संडे बार आएगा, 52 सप्ताह मंडे बार आएगा, 52 सप्ताह संडे आएगा, 52 सप्ताह मंडे आएगा। इसी प्रकार से जो एक विषम दिन बचा हुआ है ये आपको क्या बताएगा? तो वह साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होगा वही दिन सिर्फ 53 बार आएगा, बाकी सभी हमारे पास 52 बार आएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं संडे भी हमारा 52 बार आएगा, मंडे भी हमारा 52 बार आएगा, ट्यूसडे भी हमारा 52 बार आएगा, वेडनेसडे भी हमारा 52 बार आएगा, थर्सडे भी हमारा 52 बार आएगा, फ्राइडे भी हमारा 52 बार आएगा और सैटरडे भी हमारा 52 बार आएगा। सभी दिन हमारे पास एक साल में 52 बार आते हैं। वह साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है, जिस दिन शुरू होता है वही दिन सिर्फ 53 बार आता है, 53 बार आता है। बाकी सभी दिन साल में या वर्ष में 52 बार ही आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उस साधारण वर्ष का 1 जनवरी का दिन पता होना चाहिए। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो इसका मतलब उस साल सोमवार 53 बार आएगा, बाकी सभी दिन आपके पास 52 बार आएंगे। अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो उस वर्ष मंगलवार 53 बार आएगा, बाकी सभी 52 बार दिन आएंगे। इसी प्रकार 1 जनवरी को यदि बुधवार है तो बुधवार ही सिर्फ 53 बार आएगा, बाकी के दिन उस वर्ष 52 बार ही आएंगे। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से लीप वर्ष में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कितने बार आते हैं? तो हम जानते हैं लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 7 से भाग करिए तो क्या मिला? 52 सप्ताह 2 विषम दिन प्राप्त होते हैं। 52 सप्ताह 2 विषम दिन प्राप्त होते हैं। 2 विषम दिन प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब है संडे, मंडे ये सभी तो 52 बार आएंगे ही आएंगे। जो 2 विषम दिन हैं वो कौन से होंगे? इसका मतलब ये है कि वो लीप वर्ष जिस दिन शुरू होगा वो वाला दिन और जस्ट उसके आगे वाला दिन 53 बार आएंगे, बाकी सभी यहाँ पर 52 बार आएंगे। कहने का मतलब है कि लीप वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन होगा वह और उसके आगे वाला दिन 53 बार आएगा।
बाकी के दिन या शेष दिन 52 बार, बाकी के दिन उस वर्ष 52 बार ही आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है कि लीप वर्ष में कितने बार सोमवार आते हैं, कितने बार मंगलवार आते हैं, कितने बार बुधवार आते हैं, कितने बार बृहस्पतिवार आते हैं, कितने बार शुक्रवार आते हैं, कितने बार शनिवार आते हैं। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें मालूम होना चाहिए 1 जनवरी को कौन सा दिन है। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो सोमवार और मंगलवार ये 2 दिन हमारे पास उस वर्ष 53 बार आएंगे, बाकी के दिन 52 बार आएंगे। यदि हमारे पास 1 जनवरी को मंगलवार है तो मंगलवार और बुधवार ये 2 दिन उस वर्ष 53 बार आएंगे, बाकी के दिन 52 बार आएंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर हम लिख दें यहाँ पर 1 जनवरी 2019 को बुधवार है, तब उस वर्ष संडे कितने बार आएगा, मंडे कितने बार आएगा, ट्यूसडे कितने बार आएगा, वेडनेसडे कितने बार आएगा, थर्सडे कितने बार आएगा, फ्राइडे कितने बार आएगा, सैटरडे कितने बार आएगा, आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों 1 जनवरी 2019 को यदि बुधवार है तो निश्चित रूप से बुधवार ही हमारा सिर्फ 53 बार आएगा, बाकी के सभी दिन 52 बार आएंगे। बाकी के सभी दिन 52 बार आएंगे। यानी कि उस साल का आपको पहला दिन मालूम होना चाहिए कौन सा था, वही दिन 53 बार आएगा, बाकी के सभी दिन 52 बार ही आते हैं। इसी प्रकार लीप वर्ष में अगर कह दें 1 जनवरी 2020 को बृहस्पतिवार है, तब उस वर्ष कितने सोमवार होंगे, कितने मंगलवार होंगे, कितने बुधवार होंगे, कितने बृहस्पतिवार होंगे, कितने शुक्रवार होंगे, कितने शनिवार होंगे और कितने संडे होंगे, आपको बताना है। चूंकि 1 जनवरी 2000 को बृहस्पतिवार है और 2020 हमारा क्या है, लीप ईयर है, हमारा लीप ईयर है, तो इस लीप ईयर में हमारे पास 2 दिन होंगे जो 53 बार आएंगे। कौन कौन सा 53 बार आएगा? बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार के अगले वाला दिन सिर्फ 53 बार आएंगे। बृहस्पतिवार और शुक्रवार उस वर्ष 53 बार आएंगे, बाकी के सभी दिन उस वर्ष 52 बार आते हैं। 52 बार आते हैं। ये हमारा साल का कॉन्सेप्ट था कि एक साल में कितने बार सोमवार आएंगे, मंगलवार आएंगे, बुधवार आएंगे। यही कॉन्सेप्ट हम वर्ष के लिए ना निकाल के महीने के लिए निकालते हैं। तो आइए देखते हैं महीने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोस्तों अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, किसी महीने में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार कितनी बार आते हैं।
तो दोस्तों हम जानते हैं हमारे पास जो मंथ होते हैं, जो महीने होते हैं, वो या तो 28 दिन का महीना वाला होगा, या 29 दिन का महीना वाला होगा, या 30 दिन का होगा, या 31 दिन का महीना होगा। हम जानते हैं हमारे पास यहाँ पर विषम दिन कितने होते हैं, 0। जब 29 दिन का हमारे पास महीना होता है, विषम दिन कितने होते हैं यहाँ पर, 1। जब 30 दिन का महीना होता है तो विषम दिन हमारे पास क्या होते हैं, 2। जब 31 दिन का महीना होता है तो हमारे पास विषम दिन होते हैं 3। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो महीना हमारा 28 दिन का होगा, उस महीने में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हमारे पास 7 चौक 28 4 होंगे। यानी कि सभी दिन हमारे पास कितने बार आएंगे, 4 बार संडे आएगा उस महीने में, 4 बार मंडे आएगा उस महीने में, 4 बार आपका मंगलवार आएगा, 4 बार बुधवार बार आएगा, 4 बार बृहस्पतिवार आएगा, 4 बार शुक्रवार आएगा, 4 बार आपका शनिवार आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर 29 का महीना है, 29 के महीने में आपका क्या होता है, आपका विषम दिन 1 बचता है। तो बाकी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे सभी 4 तो होंगे, और उनमें से एक ऐसा दिन होगा जो 5 बार आएगा। उसमें से एक दिन ऐसा होगा जो 5 बार आएगा। यहाँ पर आप नोट लिख सकते हैं, एक दिन एक दिन 5 बार आएगा। इसके लिए आपको उस महीने की 1 तारीख को आपको दिन ज्ञात होना चाहिए। 1 तारीख को जो आपका दिन होगा वही दिन उसमें उस महीने में 5 बार आएगा, बाकी के दिन वहाँ पर 4 बार आएंगे। यानी कि 1 तारीख को जो दिन होगा वह सिर्फ 5 बार आएगा, बाकी सभी दिन 4 बार आएंगे। दोस्तों जब 30 का महीना होता है, तो हम जानते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे सभी उस महीने में 4 दिन तो होते ही हैं। लेकिन यहाँ पर 2 विषम दिन बच रहे हैं। 2 विषम दिन का मतलब है उस महीने में 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। तो 5 बार कौन से आएंगे, 1 तारीख व 2 तारीख का दिन उस महीने में 5 बार आएगा, बाकी के सभी दिन उस महीने में 4 बार आएंगे। इसी प्रकार से जब 31 का महीना होगा, 31 के महीने में भी आपके पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे सभी 4 दिन उस महीने में होते हैं।
लेकिन यहाँ पर विषम दिन 3 बचता है। 3 बचने का मतलब जो 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को जो दिन होंगे वे दिन उस महीने में 5 बार आएंगे, बाकी सभी आपके पास उस महीने में 4 दिन आएंगे। इसका मतलब क्या है, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो दिन होगा, जो दिन होगा वह उस महीने में 5 बार आएगा, 5 बार आएगा, बाकी के सभी दिन उस महीने में 4 बार आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कह दिया जाए जैसे कह दिया जाए 1 जून को सोमवार है, तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे, कितने मंगलवार होंगे, कितने बुधवार होंगे, ये आपको ज्ञात करने हैं। तो 1 जून को सोमवार है, हम जानते हैं जून का महीने में आपके कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो आपने 7 से भाग किया, यहाँ पर क्या बने 4 सप्ताह, 2 विषम दिन प्राप्त हुए। इसका मतलब है उस महीने में 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, बाकी सभी दिन 4 बार आएंगे। तो हमें पता है 1 जून को क्या है, सोमवार है, तो सोमवार हमारा उस महीने में 5 बार आएगा। मंगलवार भी हमारा उस महीने में 5 बार आएगा, क्योंकि 2 विषम दिन बचते हैं। 2 विषम दिन का मतलब है सोमवार, और सोमवार के बाद क्रमागत दिन जो मिलेगा वो दिन सिर्फ 5 बार आएंगे। बाकी के सभी दिन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे वो 4 बार यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम याद कर लेंगे कि इसी महीने में कौन सा दिन कितने बार आता है। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, किसी महीने की किसी तारीख को दिन ज्ञात होने पर उस महीने की किसी भी तारीख को दिन ज्ञात करना। इसका मतलब ये है कि किसी महीने की तारीख आपको दी गई है, तो उस महीने की अन्य किसी तारीख में कौन सा दिन होगा ये आपको ज्ञात करना है। एग्जाम्पल, जैसे आपसे कह दिया जाए 28 जून को रविवार है, 28 जून को रविवार है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ दिया जाए कि 1 जून को कौन सा दिन होगा, 1 जून को कौन सा दिन होगा। दूसरा क्वेश्चन, 15 जून को कौन सा दिन होगा, 15 जून को कौन सा दिन होगा, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों आपको किस प्रकार यहाँ पर ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो तारीख दे रखी है और जिस तारीख को आपको यहाँ पर दिन दिया गया है, 28 जून को रविवार दिया गया है। अब आपको 1 जून को पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको उस जून में
1 जून को पूछने का मतलब है आपको पहले की तारीख को दिन पूछा जा रहा है। इसका मतलब है आपको पीछे जाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 28 और 1 तारीख के बीच का हम अंतर देखेंगे कितना है। तो 28 और 1 का अंतर हमारे पास कितना है, 27 है। 27 को हम 7 से भाग कर देंगे, शेष हमारे पास क्या बचेगा, 7 × 21। आपको यहाँ क्या बचेगा, 6 बचेगा। जब 6 बचेगा आपको क्या जाना है, रविवार के आंसर नंबर 1। तो रविवार को हमने संडे लिखा और पहले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 6 आपको घटाना है। तो आपको 6 घटाने का मतलब है हम क्या कर दें, +1 जोड़ दें। तो आज में संडे में अगर 1 हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मंडे मिलेगा। यानी कि 1 जून को हमारा क्या होगा, मंडे होगा। 1 जून को क्या होगा, मंडे होगा। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से निकालेंगे। आपको 15 जून को पूछा जा रहा है, 28 जून को दिया गया है। तो 28 और 15 का पहले अंतर निकाल लीजिए। 28 - 15 कितना हो गया, 13। 13 को आपने 7 से भाग किया, कितना शेष बचा, 6। तो आपको देखना है 15 जून को आपको पूछा जा रहा है, 28 जून को दिया गया है, यानी कि 28 के पहले की तारीख को पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब घटाना पड़ेगा। तो आप रविवार में, रविवार का मतलब कितना है, संडे। संडे में कितना घटाना है, 6 आपको घटाना है। तो 6 घटाने से अच्छा है उसमें हम क्या कर दें, 1 जोड़ दें। तो संडे में, यहाँ पर संडे में 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मंडे। इसका मतलब है कि हमारे पास 28 जून को रविवार है, तो 1 जून को क्या होगा, मंडे होगा। और 15 जून को भी हमारे पास क्या होगा, मंडे होगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 15 मई 2020 को शुक्रवार है, 15 मई 2020 को शुक्रवार है, तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पर 2 मई को कौन सा दिन होगा, 2 मई को कौन सा दिन होगा, 10 मई को कौन सा दिन होगा, 24 मई को कौन सा दिन होगा और 31 मई को कौन सा दिन होगा, ये पूछा जा रहा है। 4 यहाँ पर तारीखें आपको 15 तारीख को दिया गया है शुक्रवार, तो 2 तारीख को, 10 तारीख को, 24 तारीख को और 31 तारीख को आपको पूछा जा रहा है कौन कौन से दिन होंगे। तो सबसे पहले हमें आपको क्या करना है, यहाँ पर 15 तारीख दे रखी है, यहाँ पर 2 तारीख दे रखी है। तो 15 और 2 का अंतर निकालिए, कितना आ गया, 13। 13 को 7 से भाग कर दीजिए, शेष ज्ञात कर लिए, कितना आया, 6 आया। अब हमें ये ध्यान देना है कि हमें 15 तारीख को शुक्रवार मालूम है, 2 तारीख क्या है, 15 तारीख के पहले आता है, इसलिए हमें घटाना पड़ेगा। शुक्रवार को हम क्या लिखेंगे, फ्राइडे। फ्राइडे में हमें क्या करना है, 6 घटाना है और 6 घटाने से अच्छा है उसमें हम 1 जोड़ दें। इसका मतलब हम फ्राइडे में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। सैटरडे का मतलब क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अर्थात 2 मई को हमारा क्या होगा, शनिवार होगा। अब पूछा जा रहा 10 मई को क्या होगा, 10 मई को कौन सा दिन होगा, तो 15 - 10 कर दिया, कितना आ गया, 5/7 कर दिया, तो कितना शेष आ गया, 5 शेष आ गया। अब हमें क्या करना है, 15 मई को मालूम है शुक्रवार, 10 मई को पूछा जा रहा, पहले की तारीख को पूछा जा रहा, तो आपको घटाना है। तो आपको शुक्रवार का कोड क्या होता है, 5 होता है, माइनस
यहाँ पे आपको क्या घटाना, -5 घटाना है, -5 या हम क्या कर दें +2 कर दें। अब यहाँ पर दोस्तों अब अगर हम 5 में 5 घटा देंगे तो 0 मिलेगा, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 मिलेगा। तो 0 का भी मतलब क्या होता है संडे, और 7 का मतलब भी क्या होता है संडे। तो दोनों यहाँ पर इजी हैं। 5 को अगर 5 में घटा देते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है 0, और 0 का मतलब क्या होता है रविवार। 0 का मतलब क्या होता है रविवार, यानी कि 10 मई को क्या मिलेगा, रविवार मिलेगा। 24 मई को पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 15 मई को। अब हमारे पास 24 मई क्या 15 मई के आगे की डेट है, तो 24 - 15 हो गया, कितना बचा 9 बचा। 9 को आपने 7 से भाग कर दिया, कितना शेष बचा 2 बचा। अब ये हम 2 क्या करेंगे, क्योंकि 15 मई को शुक्रवार मालूम है, 24 को पूछा जा रहा है, 24 की तारीख को पूछा जा रहा है, 24 की डेट हमारी 15 मई डेट की आगे की है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो शुक्रवार में 2 जोड़ना है, फ्राइडे में आपको 2 जोड़ना है, फ्राइडे में आपको +2 कर देना है। तो जब फ्राइडे में 2 कर देंगे 5 2 7 हो जाएगा, और 7 का मतलब क्या हो जाएगा संडे, और संडे का मतलब क्या है 24 तारीख को क्या होगा संडे होगा, रविवार होगा। अब 31 मई को पूछा जा रहा है आपको, 31 मई, तो 31 मई को 31 माइनस आपने 15 कर दिया, कितना बचा 16 बचा। 16 को 7 से भाग कर दिया, कितना शेष बचा 2 बचा। तो 31 मई क्या है 15 के बाद की तारीख है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा, और शुक्रवार में आप 2 जोड़ दीजिए तो कितना मिल जाएगा संडे। तो कहने का मतलब है आपको 15 तारीख 2020 को शुक्रवार दिया गया था, तो 2 तारीख को क्या निकला शनिवार, 10 मई को क्या निकला रविवार, 24 मई को क्या निकला रविवार, 31 मई को क्या निकला रविवार। इस प्रकार उस महीने की किसी भी तारीख को कोई भी दिन ज्ञात हो तो उसके आगे की तारीख, उसके पीछे की तारीख और उसके आगे की तारीख को हम दिन ज्ञात आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम अगले कॉन्सेप्ट, दोस्तों यहाँ पर हमने कैलेंडर टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।